हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में डील करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर दिया है और एक एक करके मैं डील करते जा रहा हूँ और आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। और जितना भी आज मैं प्रश्न बताऊंगा वे सारे के सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? आपको बताना है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो देखिए आंसर मैंने लिखा है, ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं, इनमें कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती है तथा ये केवल अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं। इसी कारण से ठोस कठोर होते हैं। एक और बात याद रखें कि ठोस के जो भी कण होते हैं वे काफ़ी नज़दीक होते हैं और इनके बीच लगने वाला संसंजन बल अत्यंत मजबूत होता है। इसी कारण से ठोस कठोर होते हैं, जबकि द्रव और गैस के कणों के बीच लगने वाला संसंजन बल कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? हम जानते हैं कि पदार्थ का मुख्यतः तीन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो वही पूछ रहा है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। जैसे अब देखिए, गैस का ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है। द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, लेकिन ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित है। तो वही पूछ रहा है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों है। तो कहेंगे कि ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है। ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है तथा वे गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। फिर से देख लीजिए, ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है तथा वे गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। दिया गया है पॉलीयूरिथेन, नैफ्थैलिन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा, कांच तथा तांबा। इन सब को क्या करना है, आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बांट देना है। तो आप देखिए, बांटने के पहले एक बात याद रखिए कि अक्रिस्टलीय वैसा पदार्थ है जिसके कणों का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, और क्रिस्टलीय वैसा पदार्थ है जिसके कणों का निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इसी के आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, बांट दिया अक्रिस्टलीय। तो इसमें कौन है, पॉलीयूरिथेन, फ्लॉन, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा तथा कांच। पॉलीवाइनिल क्लोराइड को आप पीवीसी कहेंगे, पीवीसी काफ़ी पॉपुलर प्लास्टिक है। ठीक है। ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय है। और क्रिस्टलीय में हो गए नैफ्थैलिन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट तथा तांबा। ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि इनके कणों का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है? देखिए यहाँ कांच को अति शीतित द्रव मानने का रीज़न है, यह ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। कांच ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है। यह केवल तभी संभव है जब यह अत्यंत मंद गति से द्रव के समान प्रवाहित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि द्रव में क्या, कांच में द्रव का कुछ गुण है, इसलिए इसको अति शीतित द्रव कहा जाता है। यदि कोई घर शीशा का बना दिया जाए, ऐसा शीशा का बना दिया जाए, तो देखा जाएगा कि जो शीशा इतना मोटा है तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद शीशा का निचला भाग क्या होता है, कुछ मोटा हो जाता है, कुछ मोटा
हो जाता है, क्योंकि ऊपरी प्रेशर से क्या होता है, नीचे दब जाता है, कुछ भाग मोटा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि द्रव कांच में बहने का गुण है द्रव के जैसा, अतः यह अति शीतल द्रव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? देखिए आंसर होगा, चूंकि ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान है, अतः यह समदैशिक प्रकृति का है, अतः यह अक्रिस्टलीय ठोस है। यह स्वच्छ विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी जो अक्रिस्टलीय होता है वह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन यदि यह क्रिस्टलीय होता तो यह विदलन गुण प्रदर्शित करता। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इन सबको क्या करना है, आपको प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना है। जैसे देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस अनेक प्रकार के होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। तो उसी तरह क्या करना है, आपको विभिन्न वर्गों में इसको बांट देना है। तो मैंने क्या किया है, इसको प्रत्येक का नाम अलग अलग लिखा है और एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नंबर देकर लिखिएगा, 1 2 करके इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और लिख करके उसको याद कीजिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो सबका नंबरिंग कर दीजिए। जैसे 1 नंबर दीजिएगा आप इसको पोटेशियम सल्फेट, 1 नंबर हो गया पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा हो गया टीन हो गया, ये क्या है, धात्विक क्रिस्टल है। तीसरा बेंजीन, यह आणविक है तथा अध्रुवीय है। इसके बाद है यूरिया, यह आणविक तथा ध्रुवीय क्रिस्टल है। इसके बाद है अमोनिया, यह आणविक है लेकिन इसके बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। इसके बाद है जल, जो आणविक क्रिस्टल है और यह हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा होता है। इसके बाद है जिंक सल्फाइड, यह आयनिक क्रिस्टल है, यह क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। इसका ग्रेफाइट है, यह सहसंयोजी क्रिस्टल है। ग्रेफाइट क्या है, सहसंयोजी। सब नंबरिंग देखा लिखते जाइएगा। इसके बाद है रुबिडियम, यह धात्विक क्रिस्टल है। इसके बाद आर्गन, यह भी आणविक क्रिस्टल है जो अध्रुवीय होता है। इसका सिलिकॉन कार्बाइड यह सहसंयोजी क्रिस्टल है। और याद रहे कि जो सहसंयोजी क्रिस्टल होता है वह नेटवर्क बनाता है, यानी एक जाल बनाता है। वह क्या करता है, एक जाल बनाता है। यहाँ तक कि ग्रेफाइट भी सहसंयोजी क्रिस्टल है और ये भी क्या करता है, जाल बनाता है, ये भी जाल बनाता है। ठीक है, इसको नंबरिंग करके आप याद कर जाएंगे। ठीक है, अगला है, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं में विद्युतरोधी है। कहता है ठोस ए अत्यधिक कठोर है एवं गलित अवस्थाओं में विद्युतरोधी है, यानी अचालक है, और अत्यंत उच्च दाब पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो याद रहे कि जो ठोस बहुत कठोर होता है और गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, वह हमेशा याद रहे सहसंयोजी क्रिस्टल होगा या नेटवर्क होगा। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, यह क्या है, सहसंयोजी क्रिस्टल है और या इसको नेटवर्क कहा जा सकता है। ये SiC, यह सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, अगला है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होता है परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। फिर से क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होता है परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देता है। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देता है तथा विद्युत चालन करता है। ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। यानी मेन कारण क्या है कि गलित अवस्था में क्या करेंगे, गलित अवस्था में यह विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि यह आयन मुक्त करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है इनका चालक होने का। ठीक है, अगला है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं? तो यहाँ देखिए, विद्युत का चालक हो, आघातवर्धनीय हो और तन्य हो, यह किस में पाया जाता है? यह ठोस में पाया जाता है। यह गुण पाया जाता है ठोस में और धातु में। ठीक है, ठोस हो और धातु हो।
तो धात्विक ठोस कहा जाएगा। इन धात्विक क्रिस्टल, तो धातु का गुण भी है कि धातु वह पदार्थ है जो बेहद का चालक है, आघातवर्धनीय होता है और तन्य होता है, तो इसको धात्विक क्रिस्टल कहा जाएगा। ठीक है। अगला, जालक बिंदु से क्या तात्पर्य है? जालक बिंदु से क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखिए कहा जाएगा प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं। अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। किसी विशेष क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु उत्तरदायी होता है। यानी जितना जालक बिंदु है वह ठोस का अवयवी कण प्रदर्शित करता है, जो कि अणु, परमाणु या आयन हो सकता है, और इसी कण के आधार पर ठोस का आकृति निर्धारित होता है। ठीक है। अगला है, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों का नाम बताइए। यानी वह कौन कौन से लक्षण हैं जो एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करता है। तो लक्षण आप दो याद कर लेंगे। सबसे पहला लक्षण है कि उनके कोणों की विमाएँ, उनको कोणों की विमाएँ जिसको ABC से सूचित किया जाता है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका है, जो परस्पर लंबवत हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। और दूसरा पैरामीटर है उनके कोणों के बीच बनने वाला कोण, जिसको अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। इसी के आधार पर उसका आकृति, एकक कोष्ठिका का आकृति निर्धारित होता है। इकाई सेल, एकक कोष्ठिका माने क्या, इकाई सेल का आकृति निर्धारित होता है। यह अल्फा, बीटा, गामा कोण है, ABC उसका साइड की लंबाई है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। कुछ कोण दिए गए हैं जिसमें आपको अंतर बताएं, कुछ एकक कोष्ठिका का नाम दिया गया है जिसमें आपको अंतर बताना है। एक एक अंतर देखेंगे। पहला षटकोणीय और एकंताक्ष एकक कोष्ठिका, षटकोणीय और एकंताक्ष एकक कोष्ठिका। दूसरा है फलक केंद्रित तथा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखिए षटकोणीय किसे कहा जाएगा? षटकोणीय एकक कोष्ठिका, यहाँ लिखिए षटकोणीय एकक कोष्ठिका, यानी कहा जाएगा वह एकक कोष्ठिका, आप ऐसे कर लीजिएगा, आंसर में लिखिएगा ना कि षटकोणीय और एकंताक्ष एकक कोष्ठिका में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ षटकोणीय लिखिए, एक तरफ एकंताक्ष लिखिए। आप बीच में चिन्ह पाड़ दीजिएगा, लिखिएगा षटकोणीय में कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें भुजाएं ABC दी गई हो, तो A बराबर B नॉट इक्वल टू C होगा, और उनके कोण यदि अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 होगा। और जब लिखे एकंताक्ष तो कहा जाएगा वह एकक कोष्ठिका जिसके भुजाओं की लंबाई ABC हो, तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तथा कोण अगर अल्फा, बीटा, गामा हो तो हो जाएगा अल्फा बराबर गामा इक्वल टू 90 तथा बीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है। उस तरह लिखिएगा फलक केंद्रित तथा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में निम्न अंतर है। तो फलक केंद्रित का परिभाषा लिखिएगा, यानी FCC फेस सेंटर्ड सेल कहेंगे। फलक केंद्रित में FCC में अवयवी कण सभी 8 कोणों एवं 6 फलक केंद्रों, 8 कोणों एवं सभी 6 फलकों के केंद्रों पर व्यवस्थित होते हैं, जबकि अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सभी 8 कोणों तथा 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर अवस्थित होते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 6 फलक पर कण होता है, जबकि यहाँ 2 विपरीत फलक पर ही कण होता है। किसमें? अंत केंद्रित में, और फलक केंद्रित में 6 फलक पर होता है। यही याद रखना है, यही विशेष अंतर है। ठीक है, अब देख लेंगे ध्यान से और याद कर जाएंगे। अगला है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के कोण और अंत केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। यानी आपको बताना है कि एक घनीय एकक कोष्ठिका दी गई है जिसके कोण पर जो परमाणु होते हैं वो कितने परमाणुओं के साथ साझा में होते हैं, और जो अंतः केंद्र में परमाणु होते हैं वे कितने परमाणुओं के साथ साझा में होते हैं, ये बताना है। ठीक है। जैसे इकाई सेल बनाते हैं तो जानते हैं इकाई सेल में परमाणु क्या होता है, उसके कोण पर तो होता है, कोण पर भी होता है, कुछ परमाणु इसके अंदर भी होता है। तो वही बताना है जो कोण पर होता है वह कितने के साथ साझा में होता है, और जो ठीक सेंटर में होता है वह कितने के साथ साझा में होता है। तो देखिए यहाँ कोण पर उपस्थित परमाणु 8 एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है, यानी साझा में होता है, अतः एक एकक कोष्ठिका के लिए इसका योगदान 1/8 होता है, जबकि अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी भी अन्य एकक कोष्ठिका द्वारा सहभाजित नहीं होता है। ठीक है, यह सीधा एक सिंगल होता है। ठीक है। अगला है, एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसरण संख्या क्या होगी? एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत में
वर्ग निविड संकुलित, यही ध्यान देना है, क्या कर रहे हैं, वर्ग निविड संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो कहा जाएगा द्विविमीय निविड संकुलित परत में 4 सन्निकट परमाणुओं को स्पर्श करते हैं। एक जो परमाणु होता है 4 सन्निकट परमाणु को स्पर्श करते हैं, अतः इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी, इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, उनमें से कितनी रिक्तियाँ चतुष्कोणीय होगी, चतुष्फलकीय होगी, कितनी रिक्तियाँ चतुष्फलकीय होगी। तो यहाँ मोलों की संख्या दिया है 0.5 मोल दिया है। ठीक है, तो याद रहे कि किसी भी यौगिक के एक मोल में अणु परमाणु या आयनों की संख्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23, यानी एवोगाड्रो संख्या के बराबर एक मोल में अणु परमाणु आयनों की संख्या होती है। लेकिन यह आधा मोल दिया है, तो क्या होगा, 1/2 आधा हो जाएगा। तो देखिए हम क्या यहाँ इसको लिख दिए, यौगिक के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या बराबर 0.5 का गुना क्या किए, एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दिए। तो क्या होगा, जैसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 3.011 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2 हुआ, इससे कट गया तो क्या 3.011 10 के पावर 23 हो गया। तो यहाँ 0.5 मोल में परमाणु की संख्या हो गई इतना। ठीक है, अब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होता है संकुलन में परमाणुओं की संख्या, तो इतना ही हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकल गई। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुना संकुलन में परमाणुओं की संख्या, तो इसमें हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ हो गया आपका चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो गया और यह अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो गया। तो कुल रिक्तियों की संख्या निकालेंगे, नीचे निकाल लिए कुल रिक्तियों की संख्या बराबर इसको और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ दिए यहाँ। ठीक है, 10 के पावर 23 कॉमन ले लिए, जोड़ेंगे तो क्या 9.033 10 के पावर 23, यह कुल रिक्तियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखें और इसको बनाएं। एक यौगिक 2 तत्व M तथा N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियाँ के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है, तो देखिए माना CCP में N के परमाणुओं की संख्या बराबर N के परमाणु संख्या बराबर छोटा n मान लिए, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, 2n, दुगना हो जाता है, 2n हो गया। अब यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n आ गया है, तो यहाँ कहता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग कौन है, M है, अतः M के परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2n गुना 1/3। देखिए 2n गुना 1/3 की तरह क्या हो गया, 2n/3 हो गया, यानी होगा 2n गुना 1/3 करेंगे क्योंकि 1/3 भाग कर रहा है, तो क्या हो गया 2n/3 यहाँ हो गया। अब यह M के परमाणु संख्या है, यहाँ है N के परमाणु संख्या, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, M अनुपात N, 2/3 2n/3 है अनुपात N, तो N से कट जाएगा तो क्या होगा 2:3, यानी M का 2 भाग हो गया और N का 3 भाग, यानी यहाँ आ गया M का 2 भाग और N का 3 भाग। तो क्या होगा, जो सूत्र लिखेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 क्या होगा, इसके पास चला जाएगा, यानी बनेगा M3N2, M3N2 या N3 है, तो ये आपका सूत्र हो गया M3N2, इसको याद रखेंगे फॉर्मूला। जिसका जैसे इसका भाग है तो इसके पास चला जाएगा, इसका भाग क्या होगा, इसके भाग पास आ जाएगा। जैसे देखिएगा साधारण H2O जल में लिखा गया तो 2 भाग किसका है, O का है, और 1 भाग किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, यहाँ जैसे 1 लिखा जाता है H1, ये इसका भाग है। देखिएगा इसका 2 संयोजकता और इसका क्या है 1 है, जो क्या करता है इसके पास चला जाता है और इसका आ जाता है इसके पास, तब H2O बना हुआ है। आ रहा है समझ में। जैसे अगर वैसे ही लिखा गया MgO, तो क्यों लिखा गया, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 है, दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं इसको। अगला ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम अगले वीडियो में आपको इसको बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है। यहाँ कुछ जालक दिया गया है, बताना है किस में उच्चतम संकुलन क्षमता है। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि पहला सरल घनीय, तो सरल घनीय का संकुलन क्षमता होता है 52.4%, अंतः केंद्रित का होता है 68% और षटकोणीय निविड संकुलन का होता है 74%। तो याद रहे षटकोणीय निविड संकुलन व्यवस्था में अधिकतम संकुलन क्षमता होती है। इसको पैकिंग प्रगुणता भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि किसका पैकिंग प्रगुणता ज़्यादा होता है, तो षटकोणीय निविड संकुलन का पैकिंग प्रगुणता सबसे ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
अगला है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुना 10 के पावर -2 kg प्रति मोल है। यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली घनीय एक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 गुना 10 के पावर 23 kg प्रति मीटर क्यूब हो तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी? घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी? देखिए थोड़ा सा इसको देखना है कि प्रकृति हमको निकालना है, यानी प्रकृति का मतलब क्या है, वह एफसीसी है कि क्या है, फलक केंद्रित है, अंतः केंद्रित है, क्या है, ये बताना है। तो देखिए पहले निकाल लेंगे परमाणु की संख्या। तो इसके लिए एक सूत्र अप्लाई करेंगे। पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए, क्वेश्चन आंसर में लिखिएगा, दिया गया है मोलर द्रव्यमान, एम का मान दिया गया कितना, 2.7 गुना 10 के पावर, सबका अलग लिस्ट बना लीजिए। फिर कोर की लंबाई ए बराबर दिया गया 405, इसके बाद घनत्व रो का मान दिया गया है 2.7, सबका लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा घनत्व रो बराबर जेड गुना एम बटा ए क्यू गुना एन ए, क्रॉस गुना कर लेंगे तो जेड का मान क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको तिरक गुना कीजिएगा तो जेड गुना क्या हो जाएगा, एम बराबर पी रो गुना ए क्यू एन ए होगा ना जी, ए क्यू एन ए। तो जेड का मान निकालेंगे तो क्या हो गया, पी गुना ए क्यू एन ए बटा क्या हो जाएगा आपका एम, ठीक है। जैसे यहाँ हमने लिखा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ लिखा, इसे क्रॉस गुना करके हमने निकाल लिया। अब क्या किया, सबका मान मैंने यहाँ लिखा है, एम बराबर तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया गया है इतना, ठीक है। और कोर की लंबाई ए बराबर दिया गया है, कोर की लंबाई क्या दिया है, 405 पिकोमीटर पीएम। तो पीएम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -12 से गुना कर दिए तो मीटर में बदल गया। और वो घनत्व का मान दिया 2.7 गुना 10 के पावर 3 kg दिया है, ठीक है। और एन एवोगाड्रो संख्या का मान इतना होता है। और सारे मान को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने रख दिया है, और पुट करके इसको हल कीजिए तो 3.99 आएगा, जो कि लगभग 4 के बराबर है, जो 4 के बराबर आएगा। तो कहा जाएगा अतः प्रति एकक कोष्ठिका में तत्व के 4 परमाणु हैं, अतः घनीय एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित अर्थात घनीय निविड़ संकुलित है। यानी अगर परमाणु की संख्या 4 है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो फलक केंद्रित परमाणु ही है, ठीक है। इससे इसकी प्रकृति का पता चल जाता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितना देखिए 10 के पावर वाला है, 10 के पावर यहाँ 3 है, 10 के पावर यहाँ क्या है -10 है, यहाँ 30 है, सबको एक साथ कर लेंगे। पहले 10 के पावर 3 -10 अब प्लस क्या हो गया 23, और इस सब को 2.7 गुना 4.05 गुना 14.2 ये पहले गुना कर लेंगे। अब यहाँ जो बटा में 10 के पावर 2 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा और 2.7 से भाग दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप कैंसिल भी करके बना सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। यानी कहता है ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। तो याद रहे, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है। उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा, रिक्ति का दोष। तो आंसर लिखिएगा, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि देखिए गर्म करने पर ठोस के कुछ परमाणु अथवा आयन जालक स्थल को पूर्णतः छोड़ देते हैं। परमाणुओं अथवा आयनों के क्रिस्टल को पूर्णतः छोड़ने के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है, इसी कारण से उसमें रिक्ति दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित किस प्रकार का स्टोकियोमेट्री दोष दर्शाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार का स्टोकियोमेट्री दोष है, यानी आपको ZnS दिया गया है और AzBr दिया है, ठीक है। यहाँ जिंक सल्फाइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है। आपको बताना इसमें कौन सा दोष है, कौन सा दोष इसमें है। तो याद रहे कि ZnS में फ्रेंकेल दोष होता है और AzBr में फ्रेंकेल तथा शॉर्ट के दोनों प्रकार का दोष होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखें कि ZnS में कौन सा दोष है और AzBr में कौन सा दोष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समझाएं कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है। फिर से यह समझाएं कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है। तो याद कीजिए, बहुत उदासीनता बनाए रखने के लिए उच्च संयोजकता वाले धनायन द्वारा निम्न संयोजकता वाले 2 या अधिक धनायन प्रतिस्थापित होते हैं, ठीक है। अतः कुछ धनायन रिक्तियाँ जनित होती है, जैसे यदि आयनिक ठोस
Na+Cl- में Sr2+ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तब 2 Na+ जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं तथा इनमें से एक Sr2+ आयन द्वारा घिर जाती है, अतः अणरिक्तियाँ रहती है। ठीक है, इसको आप अच्छा से देख लेंगे और याद कर जाएंगे। ठीक है, अगला दिया है जिन आयनिक ठोस में धातु अधिक दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तियाँ होती है वे रंगीन होते हैं। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए, रंगीन होने के कारण बताना है, जिसमें क्या होता है धातु अधिकता दोष होता है वे रंगीन क्यों होते हैं, यही बताना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जिस ठोस में धातु अधिकता दोष होता है वे रंगीन क्यों होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो कहेंगे इसको हम सोडियम क्लोराइड Na+Cl- का उदाहरण लेकर समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जब इसके क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी Na+Cl- के क्रिस्टल को जब सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब कुछ Cl- आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर सोडियम से संयुक्त होकर NaCl बना लेते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के होने के लिए सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर Na+ आयन बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में विसरित होकर Cl- आयन द्वारा जनित ऋणायनिक रिक्तियों को घेर लेता है। क्रिस्टल में अब सोडियम का अधिक होता है और युग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरे गए स्थल F केंद्र कहलाता है। ये क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है क्योंकि ये दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है। इसी कारण से यह क्रिस्टल जो है रंगीन होता है, कलरफुल होता है। ठीक है, अगला है वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा मिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? यह अशुद्धि, तो देखिए यह 14 वर्ग के तत्व है, अतः अशुद्धि वर्ग 15 से संबंधित होगा। याद कर लीजिए, 14 है तो 15 से संबंधित होगा, यानी एक बढ़ जाता है। ठीक है, 15 से संबंधित होगा। काफ़ी सिंपल है। किस प्रकार के पदार्थ से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी आपके पास 2 पदार्थ दिए गए हैं, लौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। किससे अस्थायी और बढ़िया चुंबक बनाया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, लौह चुंबकीय से। जैसे देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ श्रेष्ठ अस्थायी चुंबक बनाते हैं क्योंकि इसमें धातु आयन छोटे क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है। प्रत्येक डोमेन सूक्ष्म चुंबक की तरह रूप में कार्य करते हैं। ये डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। जब इन पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हटा लेने पर भी डोमेन व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक में व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि फेरी चुंबकीय पदार्थ अस्थायी में व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। अतः सबसे बढ़िया पदार्थ कौन है? लौह चुंबकीय पदार्थ है, जिसका अस्थायी चुंबक बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वे लोग भी केमिस्ट्री तथा अन्य सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ सके, क्योंकि एकमात्र यही चैनल है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा तरीक़ा से प्रोवाइड करती है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।